तो आज हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री जो है हमारी प्राचीन काल है, और प्राचीन काल में सबसे जो पहले पार्ट आता है वो आता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो सोर्सेस हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल, और दूसरे आते हैं लिटरेचरल। और आर्कियोलॉजिकल जो है फर्दर डिवाइड होते हैं रॉक एडिक्ट में, और रॉक एडिक्ट के अलावा आते हैं पिलर एडिक्ट, और पिलर के बाद आते हैं केव एडिक्ट, केव के बाद आते हैं कॉइन्स, और कॉइन्स के बाद आते हैं मॉन्यूमेंट्स, और मॉन्यूमेंट के बाद आते हैं अदर सोर्स। लिटरेचरल में आते हैं हमारे जैसे हिंदू लिटरेचर, बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर, अदर लिटरेचर एंड फॉरेन अकाउंट्स। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है हमारा पार्ट। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेचरल। तो आर्कियोलॉजिकल जो है रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, केव एडिक्ट, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड अदर। इसके अलावा लिटरेचरल जो एविडेंस होते हैं वो हमारे हिंदू लिटरेचर में आते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर आता है, जैन लिटरेचर आता है, और जैन के बाद अदर यानी पॉलिटिकल एंड कल्चरल। फिर इसके बाद आते हैं फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स में फॉरेनर जो आए थे, फॉरेन ट्रेवलर जो इंडिया में आए हैं, उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या बताया है वो फॉरेन अकाउंट्स में हमें पता चलेगा। तो हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचरल एविडेंस हमारे पास दो प्रकार के एविडेंस होते हैं। तो हम फर्दर इस पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है सोर्सेज में इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख। अभिलेख जो है रिटन एविडेंस होते हैं हिस्ट्री में, यानी हिस्ट्री के रिटन एविडेंस हिस्ट्री में मिलते हैं। तो रिटन एविडेंस जो है उनको रीड करने की आर्ट को क्या कहते हैं, या स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को हम कहते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब है अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र यानी अभिलेखों को पढ़ने की कला। तो भारत में एपिग्राफी को स्टार्ट किया था, या स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को स्टार्ट किया है जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने भारत में स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को स्टार्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के इंस्क्रिप्शंस को रीड किया। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के इंस्क्रिप्शन को रीड किया था। तो तब से भारत में इंस्क्रिप्शन की जो रीडिंग है, स्टडिंग है, वो लगातार चल रही है, और लगातार इसमें हिस्ट्री में हमारा इसको बढ़ावा मिला है। लगातार राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में, मेकिंग ऑफ हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन का बड़ा योगदान रहता है। तो रिटन एविडेंस जो है हमारे इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं, और उनको रीड करने की कला को हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन या एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन के बाद आते हैं हमारे न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक जो है स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं। यानी हिस्ट्री में हमारे पास कॉइन्स होंगे, तो कॉइन्स को हम पढ़ेंगे, तो कॉइन्स की स्टडी को हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। यानी कुछ ऐसे राजा भी थे जिन्होंने भारत में कॉइन एविडेंस छोड़े हैं, जैसे इंडो ग्रीक किंग। तो इंडो ग्रीक जो थे वो पहले किंग्स थे जिन्होंने भारत में कॉइन पब्लिश किए और कॉइन्स पे अपने नाम, अपने एविडेंस छोड़े। तो हम जो है उनके कॉइन्स को पढ़कर हिस्ट्री को बनाते हैं। हिस्ट्री में सोर्सेज के लिए कॉइन्स का रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। इसके अलावा जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में
आता है आर्कियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है फाइंडिंग एविडेंस, एविडेंस या सोर्सेस। तो जब हम एविडेंस को फाइंड करते हैं, सोर्सेस को फाइंड करते हैं, उस आर्ट को, उस स्टडी को कह देते हैं आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी से हम क्या करते हैं, पुराने मॉन्यूमेंट को ढूंढते हैं, कॉइन्स को ढूंढते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि भारत के इतिहास के कौन कौन से एविडेंस है। तो आर्कियोलॉजी जो है एविडेंस को फाइंड करना, उसकी आर्ट है। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने देख लिया। तो पहले हम देखेंगे जो हमारे आए थे उसमें रॉक एडिक्ट, पहला पार्ट था इंस्क्रिप्शन में रॉक एडिक्ट। तो रॉक एडिक्ट को कहते हैं हम शिलालेख। तो शिलालेख जो है सबसे ओल्ड इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो भारत में पहाड़ों पर एविडेंस राजाओं ने, महाराजाओं ने, अदर पर्सन ने लिख कर दिए हैं, उनको शिलालेख कहते हैं। तो भारत में ओल्डेस्ट जो रॉक एडिक्ट मिलते हैं वो अशोक के मिलते हैं। भारत में ओल्डेस्ट जो रॉक एडिक्ट मिलते हैं अशोक के मिलते हैं। अशोक ने क्या किया था, 14 मेजर रॉक एडिक्ट लिखवाए हैं। इन मेजर 14 रॉक एडिक्ट में उसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया था। तो अशोक की स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। मेजर रॉक एडिक्ट है 14 और ओल्डेस्ट तो अशोक के आते हैं। इसके अलावा अशोक के इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज जो थी वो थी प्राकृत। अशोक के इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज थी प्राकृत। तो भारत में रॉक एडिक्ट जो मिलते हैं वो अशोक के मिलते हैं, उनमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट आती है और लैंग्वेज उनकी प्राकृत आती है। तो ये जो है 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे। तो अशोक भारत में पहला राजा था जिसने रॉक एडिक्ट पब्लिश किए हैं। इसके अलावा आते हैं अशोक के पिलर एडिक्ट, यानी अशोक ही पहला राजा है जिसने भारत में स्तंभ लेख लिखवाए। तो यानी अशोक ने क्या किया, उसने अपनी एम्पायर में अलग अलग पिलर लगवाए, यानी उसने अपनी एम्पायर में ऐसे पिलर बनवाए जो स्टोन पिलर थे, उनके ऊपर उसने आर्ट के हिसाब से मूर्तियां बनवाई और उनको अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर दिया और उस पर अपनी इंस्क्रिप्शन लिख दिए, रीडिंग लिख दी, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसने जानकारी दी है। तो यानी अशोक के एडिक्ट जो है हमारे पिलर एडिक्ट में आते हैं। इनमें सबसे फेमस आता है सारनाथ पिलर। सारनाथ पिलर जो है ये यूपी बनारस में है। तो ये भारत का और अशोक का सबसे अच्छा पिलर है जिसको भारत सरकार ने नेशनल इम्बेलम बना लिया। यानी भारत सरकार ने सारनाथ पिलर से लॉयन कैपिटल को एडॉप्ट किया था। यानी भारत सरकार ने लॉयन कैपिटल को सारनाथ पिलर से एडॉप्ट किया है। ये भारत में अशोक के पिलर एडिक्ट की सबसे मेन बात है। यानी भारत सरकार ने जो 4 लॉयन मिलते हैं, 4 लॉयंस सारनाथ पिलर से अडॉप्ट किए हैं। इसके अलावा अशोक चक्र, अशोक जो चक्र है वो भी हमने अशोक के पिलर से ही दिया है। तो यानी पिलर एडिक्ट में उसकी जानकारी मिली, उसकी जो आर्ट स्टाइल मिला और उसको भारत सरकार ने 4 लॉयन का जो कॉन्सेप्ट है, भारत सरकार की मोहर है, और दूसरा अशोक चक्र जो है हमारे फ्लैग पे लगा हुआ है, ये भारत में सारनाथ के पिलर से एडॉप्ट किया गया। तो इसके बाद आते हैं जी हमारे केव एडिक्ट। केव एडिक्ट जो है केव्स बनाते हुए, केव्स के अंदर जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, केव्स इंस्क्रिप्शन को हम केव एडिक्ट कह देते हैं। तो ओल्डेस्ट केव जो एडिक्ट मिलते हैं वो भी हमें अशोक के मिलते हैं। अशोक ने क्या किया, बाराबर और नागार्जुन में, नागार्जुन केव्स में
उसने अपने एविडेंस छोड़े हैं। तो बाराबर और नागार्जुन केव जो है वो बिहार में है। ये ओल्डेस्ट मैन मेड केव्स हैं। तो ओल्डेस्ट मैन मेड केव जो है अशोक ने बनाई और उनके अंदर अपनी जानकारी को उसने लिखवाया। तो ये जो है केव एडिक्ट आते हैं जो हमारे बाराबर और नागार्जुन केव्स में आते हैं, अशोक द्वारा बनाए गए ओल्डेस्ट केव एडिक्ट केव इंस्क्रिप्शन है। इसके अलावा आते हैं केव एडिक्ट के बाद आते हैं हमारे कॉइन्स। जैसे पहले बताया कि कॉइन्स की आर्ट को कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं हम न्यूमिस्मेटिक। तो न्यूमिस्मेटिक का जो उदय होता है वो हमारे देश में इंडो ग्रीक्स जो किंग्स थे उनके कॉइन को स्टडी करके पता लगता है कि वो जो है अपने कॉइन्स के ऊपर क्या कुछ लिखवा के गए हैं। तो उनके कॉइन से हमें जानकारी मिलती है उनके राज के बारे में, उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में हमें कॉइन से जानकारी मिलती है। तो भारत में अलग अलग टाइम में राजाओं ने कॉइन्स बनाए हैं और कॉइन्स हमें मिलते हैं, वो कॉइन इंस्क्रिप्शन में आते हैं। इसके अलावा कॉइन्स के बाद आते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स। हिस्ट्री में मॉन्यूमेंट्स का योगदान बहुत ज्यादा है। मॉन्यूमेंट यानी कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो पास्ट हिस्ट्री में बनी है। तो मॉन्यूमेंट जो है रिसर्च के दौरान, आर्कियोलॉजी के दौरान, फाइंडिंग के दौरान हमें मिले हैं। जैसे इंडस वैली के मॉन्यूमेंट्स, जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं इंडस वैली में, जो बिल्डिंग मिली है वो सारी बिल्डिंग जो है हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में आती हैं। इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से हम रिसर्च करते हैं, उनके अंदर बहुत प्रकार के एविडेंस, उनका बिल्डिंग स्टाइल मिलता है, कंस्ट्रक्शन स्टाइल मिलता है, प्लानिंग का पता लगता है, घरों के अंदर से बर्तन मिलते हैं, अलग अलग एविडेंस मिलते हैं, फसल क्रॉप पैटर्न का पता लग जाता है। इस प्रकार से हमें उनके घर के अंदर से जितने भी एविडेंस मिले हैं वो मॉन्यूमेंट के पार्ट बनते हैं। तो मॉन्यूमेंट के बारे में जो सबसे पहले आता है, हमें सबसे जरूरी होते हैं माउंट्स। माउंट्स जो होते हैं टीले होते हैं, टीलों को हम देखते हैं, टीलों को हम फाइंड करते हैं, उनको ऊपर से खोदते हैं, खोद कर उनके नीचे से हम मॉन्यूमेंट को निकालते हैं। तो हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम पार्ट बनता है मॉन्यूमेंट, और मॉन्यूमेंट से हम हिस्ट्री के एविडेंस जो है वो इकट्ठे करते हैं। मॉन्यूमेंट के बाद आते हैं अदर्स में। अदर्स में जैसे आता है कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट जो है हिस्ट्री में ताम्र पत्थर यानी राजाओं द्वारा लैंड ग्रांट के रूप में किसानों को, मजदूरों को दिए गई ऐसी ग्रांट्स होती थी जिनको हम कॉपर प्लेट कहते हैं। कॉपर प्लेट पे राजाओं के बारे में एविडेंस मिलते हैं, राजाओं की पॉलिसीज का पता लगता है, उनकी लैंड ग्रांट का पता लगता है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा एविडेंस मिलते हैं, जिनको अभी भी लगातार पढ़ा जा रहा है, जो बहुत बड़ी संख्या में है, वो हमारी कॉपर प्लेट्स हैं। तो कॉपर प्लेट से हमें राजाओं की पॉलिसीज, लैंड पॉलिसीज, इकोनॉमिकल पॉलिसीज के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। इसके अलावा हमारा जो इंस्क्रिप्शन के बाद आते हैं, सेकंड पार्ट बनता है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर एविडेंस जो होते हैं, ये ऐसे एविडेंस होते हैं जो हमें राइटिंग फॉर्म में मिले हैं, बुक फॉर्म में मिले हैं। यानी एंशिएंट टाइम में हमें जो भी बुक, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट, जो भी डायरी, जो भी बुक्स आदि मिली हैं, वो सारे लिटरेचरल एविडेंस हैं। तो ऐसे एविडेंस जो बुक फॉर्म में मिलते हैं, तो जैसे भारत में एंशिएंट टाइम में सबसे ओल्डेस्ट जो लिटरेचरल एविडेंस मिलता है वो मिलता है हिंदू लिटरेचर या ब्राह्मणिकल लिटरेचर जो है सबसे ओल्ड है। और ये जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो हिंदू लिटरेचर में संस्कृत लैंग्वेज जो है सबसे ओल्ड मानी जाती है। तो संस्कृत में सबसे पहले जो लिखे गए हैं वो वेदास लिखे गए हैं। वेद जो है दुनिया का और भारत का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर आता है। तो वेद जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए और 4 प्रकार के वेद मिलते हैं मेनली, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद मिलते हैं जो भारत में सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है। ऋग्वेद जो है
1500 BC में लिखा गया था, जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर माना जाता है, ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है। तो ये हिंदू लिटरेचर में आती है। तो इसको लिखा गया। फिर उसके बाद यजुर्वेद आया। यजुर्वेद जो है पोस्ट वैदिक एज में लिखा गया है 1000 BC के बाद। फिर इसके बाद सामवेद लिखा गया, ये भी पोस्ट वैदिक में लिखा गया। और अथर्ववेद जो है 600 BC में लिखा गया, जो सबसे लेटर वेद माना जाता है, जो सबसे बाद में लिखा गया। तो हमें हिंदू लिटरेचर में 4 वेद मिलते हैं। चारों वेद जो है ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक अलग अलग टाइम में लिखे गए। तो ये जो है हमारा वैदिक एविडेंस होते हैं, वैदिक बुक्स होती हैं। इसके अलावा इस लिटरेचर में वेदांग आते हैं। वेदांग या जिनको कह देते हैं हम वेदांत, यानी वेदों के बाद जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, जैसे उपनिषद। उपनिषद जो है 108 की संख्या में मिलते हैं, 108। उपनिषद के बाद जो आते हैं वो आते हैं अरण्यक। अरण्यक भी अलग अलग संख्या में मिलते हैं। ये भी हमारी हिस्टोरिकल लिटरेचर का अहम पार्ट है। ये दोनों लिटरेचर जो है उपनिषद और अरण्यक भारत में फिलॉसफिकल यानी दर्शन शास्त्र के सबसे फेमस एविडेंस है, जिनमें हिंदू दर्शन, हिंदू फिलॉसफी आदि का हमें ज्ञान होता है। तो ये हमारा लिटरेचर एविडेंस है, जो काफी बड़ी संख्या में हमारी हिस्ट्री में हमें मिलता है। इसके अलावा हिंदू लिटरेचर में पुराण आते हैं। तो पुराण जो है 18 की संख्या में मिलते हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट पुराण आता है, ओल्डेस्ट पुराण जो है हमारा मत्स्य पुराण, ये हमारा जो है ओल्डेस्ट पुराण माना जाता है, जो हिंदुओं के हिस्टोरिकल लिटरेचर का पार्ट बनता है, जो हिंदुओं के हिस्टोरिकल लिटरेचर का पार्ट बनता है। इसके अलावा हिंदुओं के अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है हमें पाली लैंग्वेज में मिलता है, पाली में। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है हमें पाली लैंग्वेज में मिलता है। इसको हम त्रिपिटक कहते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है हमारा त्रिपिटक लिटरेचर कहलाता है। त्रिपिटक मीन्स 3 बॉक्सेस, यानी बुद्धिस्ट लोग जो हैं अपने लिटरेचर को बॉक्स में रखते थे और उसको धरती के अंदर गाड़ कर रख देते थे, ताकि फर्दर जो अगली आने वाली जनरेशन है उनको निकालेंगी और उनको पढ़ेंगे। तो त्रिपिटक में सूत पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। यानी बुद्धिस्ट लिटरेचर में 3 बुक्स बनती हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों जो है हमें बॉक्सेस फॉर्म में मिले हैं। इनके अंदर पाली लैंग्वेज में बुद्ध की हिस्ट्री के बारे में, बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में सारी जानकारी हमें इन्हीं तीनों बुक से मिलती है। तो ये बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है हमारी हिस्ट्री का बहुत ही अहम पार्ट है, जिससे हमें बुद्धिज्म के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है जैनिज्म। जैनिज्म जो है, जैनिज्म में प्राकृत लैंग्वेज में लिटरेचर लिखा गया है और जैनिज्म में कई प्रकार की बुक्स मिलती हैं, जैसे अंग, उपांग और आगम। ये 3 प्रकार के लिटरेचर जो है हमें जैनिज्म में मिलते हैं, अंग, उपांग और आगम। ये 3 लिटरेचर जो है जैन धर्म के बारे में हमें अलग अलग तरह की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ये 3 लिटरेचर जो है जैनिज्म के बहुत ही मुख्य लिटरेचर माने जाते हैं। जैनिज्म के बाद हमारा आता है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट जो है जिनको हम कह देते हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण जो है यानी फॉरेन ट्रैवलर जो भारत में आए, उन्होंने अलग अलग समय में भारत में जो किताबें लिखी हैं वो सारी जो है फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन अकाउंट के नाम से जानी जाती हैं। जैसे ओल्डेस्ट जो मिलते हैं वो मिलते हैं ग्रीक जो अकाउंट्स हैं उनमें हमें बहुत सी जानकारी ग्रीक बुक से मिलती है, जैसे हेरोडोटस,
हेरोडोटस के बाद आता है मैगस्थनीज, इसके अलावा ग्रीक के बाद आते हैं रोमन्स, रोमन्स में आते हैं टॉलमी, पिलनी, ये रोमन राइटर्स हैं। ग्रीक के बाद रोमन, रोमन के बाद आते हैं हमारे देश में चाइनीज, चाइनीज में आता है सबसे पहले फाहियान, फाहियान जो है 4th सेंचुरी एडी में भारत में आए थे। फाहियान के बाद आते हैं ह्यूनसांग, ये हमारे चाइनीज ट्रैवलर हैं जिन्होंने भारत के बारे में काफी चीजें बताई। तो सबसे पहले ग्रीक लोगों ने भारत के बारे में एविडेंस दिए, फिर रोमन लोगों ने दिए और फिर चाइनीज लोगों ने भारत के बारे में एविडेंस दिए। तो ये हमारे फॉरेन अकाउंट्स में आते हैं। इसके अलावा जो एक और पार्ट था वो था हमारा इंडियन अदर लिटरेचर। अदर लिटरेचर में पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल जो बुक्स लिखी गई हैं, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल जो बुक्स इंडिया के ऊपर लिखी गई हैं, उनको हम अदर लिटरेचर में काउंट करते हैं। पॉलिटिकल में सबसे पहले आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में लिखी हुई बुक है, जिसको चाणक्य ने लिखा था। ये जो है संस्कृत में मिलती है और ओल्डेस्ट पॉलिटिकल लिटरेचर है। ये भारत का ओल्डेस्ट पॉलिटिकल लिटरेचर है, जिसमें हमें चंद्रगुप्त के टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम की जानकारी मिलती है, वॉर्स की जानकारी मिलती है, पॉलिसीज की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के बाद हमें अदर लिटरेचर में जो उस समय की बुक्स मिलती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया या अदर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, उनकी जानकारी हमें अदर लिटरेचर की बुक्स में मिलती हैं। ये ऐसी बुक्स हैं जो हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में बताती हैं। इसके अलावा हमारी अदर लिटरेचर में राज तरंगिनी एक बुक आती है, राज तरंगिनी। यह है किताब जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास पे लिखी गई है, यानी ये जो है हमारे कश्मीर की या कश्मीर के इतिहास पे लिखी गई ऐसी बुक है जिसको काल्हण ने लिखा था। काल्हण जो है हमारा पहला इतिहासकार माना जाता है जिसने एक प्रॉपर जो है हिस्टोरिकल बुक लिखी थी। वो बुक हमारी काल्हण की आती है। तो ये बुक जो है हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वाइड जानकारी देती है, हमारी हिस्टोरिकल अचीवमेंट के बारे में हमें जानकारी देती है। तो इस प्रकार हमने देखे कि हमारी हिस्ट्री में सोर्सेज हैं। सोर्सेज जो है आर्कियोलॉजिकल हो गए, लिटरेचरल हो गए। ये एविडेंस हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं और इतिहास की जानकारी हमें